Hi everyone, welcome back to the channel. We are discussing CSI and NET December 2019 Life Science paper. We are on part C and the question says the following diagram represent a longitudinal sections through an Arabidopsis shoot apical meristem and the leaf primordium at its flank. तो यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है डोर्सल एंड वेंट्रल जीन का. तो डोर्सल एंड वेंट्रल हमारा मार्क्ड है. जो डी जीन जो है हमारी डोर्सल साइड के लिए, वी जो है हमारी वेंट्रल साइड के लिए है. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं. हमें ये बताना है कि कौन सा डायग्राम जो है वो स्टेटमेंट्स को ट्रू करता है. राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द लॉस ऑफ द डी फंक्शंस मेक्स द लीफ वेंट्रलाइज्ड. तो एक्चुअली क्या है कि अगर यहाँ पे बनाती हूँ, उसमें बताया गया कि लॉस ऑफ द डी फंक्शन, वैसे डी क्या करता है हमारा डॉर्सलाइज करता है, डॉर्सल करता है. ठीक है, और अगर डी का डॉर्सलाइज करता है तो इसका मतलब है और यहाँ पे वी है, वी जो है हमारा वेंट्रलाइज करके रखता है वेंट्रल साइड को. हमारा जो है डी जीन जब एक्टिवेटेड होगा तो हमारा डॉर्सल साइज बनेगा एंड वैसे वो इनहिबिट करके रखता है. ठीक है, The loss of the D function makes the leaf ventralized, whereas its own overexpression dorsalize the leaf. मतलब नॉर्मली तो D जो है ओवर एक्सप्रेस अगर होता है वो डॉर्सलाइज करता है, और अगर उसका फंक्शन लॉस हो गया तो ही जाके वो लीफ वेंट्रलाइज होती है. तो ये कुछ ऐसा हो गया. ठीक है, ओवर एक्सप्रेशन जब है वो डॉर्सलाइज कर रहा है तो उसको इनहिबिट करके रखता है, बट अगर उसका फंक्शन लॉस हो गया तो हमारा वो वेंट्रलाइज हो जाएगा. ठीक है, second states that the loss of the V function makes the leaf dorsalize, whereas its over expression ventralize the leaf. तो V का जब ओवर एक्सप्रेशन होगा, हमारा ओवर एक्सप्रेशन होगा तो वेंट्रलाइज होगा, और वेंट्रलाइज जब होता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये डोर्सल को जो है हमारा इनहिबिट करके रख रहा है. ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में इनहिबिट है तभी वो हमारा डोर्सल नहीं बन रहा, वेंट्रल बन रहा है. बट वेंट्रल का जब लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा तो हमारा डोर्सल बन जाएगा. Third statement says loss of the microRNA MIR166 dorsalize the leaf, whereas its overexpression ventralizes the leaf. तो क्या है यहाँ पे MIR66 बताया हुआ है कि उसका जो ओवर एक्सप्रेशन होता है तो हमारा लीफ का वेंट्रलाइजेशन होता है. इसका जब ओवर एक्सप्रेशन होगा तो वेंट्रलाइजेशन होगा नॉर्मली, एंड जब उसका फंक्शन ओवर एक्सप्रेशन वेंट्रलाइज होगा तो वो डॉर्सल को नॉर्मल कंडीशन में इनहिबिट करके रखता है, एंड जब इसका फंक्शन लॉस हो जाएगा तो हमारी डॉर्सल की साइड चला जाएगा. ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि कौन सा फंक्शन जो है मोड. अब इसमें देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है, ये रॉन्ग हो गया. इसमें कुछ भी नहीं बताया होगा कि उसके ओवर एक्सप्रेशन या फिर लॉस ऑफ फंक्शन में कुछ होगा, यानी कुछ भी नहीं बताया कि इसमें बताया डॉर्सल डी जीन से डॉर्सल बन रहा है, वी जीन से वेंट्रल बन रहा है. सेम इस केस में हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया. सेम इस केस में हो गया. इसमें तो एक्टिवेट का बताया था कि डॉर्सल जो है वेंट्रल को एक्टिवेट करता है एंड वेंट्रल जो है वो डॉर्सल को एक्टिवेट करता है. ऐसा कुछ भी नहीं है. ये स्टेटमेंट देखिए, ये इन्होंने यही बताया कि MIRNA166 जो है वो उसका जब ओवर एक्सप्रेशन होता है वो वेंट्रलाइज करता है और नॉर्मली कंडीशन पे वो इनहिबिट करके रखता है, एंड जब ये हमारा लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा तो हमारा डॉर्सलाइज कर देगा. तो ये एक दूसरे को इनहिबिट करके रखते हैं, तो ये हमारा सही है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन मैमल्स प्रोटीन इज्मो एंड जूनो आर रिक्वायर्ड फॉर द रिकग्नाइजेशन ऑफ द स्पर्म एंड एग. तो बेसिकली इन्होंने बताया कि एक स्पर्म है, फाइन, उसमें एंड एक एग है. तो स्पर्म के ऊपर जो प्रोटीन प्रेजेंट है दैट इज इज्मो, और जो एग के ऊपर है दैट इज जूनो. ठीक है, अब हमें ये बताया इज्मो एंड जूनो आर फाउंड स्पेसिफिकली इन द स्पर्म एंड एग रिस्पेक्टिवली. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द इन वीवो याद रखिएगा, इट्स नॉट इन विट्रो, इट्स इन वीवो एक्सपेरिमेंट्स विल डेमोन्स्ट्रेट दैट इज्मो एंड जूनो इंटरेक्ट विद ईच अदर. तो हमें ऐसा बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उससे ये पता चले कि ये दोनों जो हैं हमारे इज्मो एंड जूनो इंटरेक्ट हो रहा है जिससे फर्टिलाइजेशन होता है. राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इफ द स्पर्म फ्रॉम द मेल माउस वेयर इज्मो हैज़ बीन नॉक्ड आउट, मतलब नॉक्ड आउट टेक्निक यूज़ हुई है, इज़ यूज टू फर्टिलाइज एग फ्रॉम द नॉर्मल फीमेल हैज़ नो फर्टिलाइजेशन अकबे. सी, हमें कभी भी ना ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि नॉकडाउन टेक्निक से या फिर लॉस ऑफ फंक्शन से हम कुछ भी प्रूव नहीं कर पाते कि वो प्रोटीन उस फंक्शन के लिए था. तो कभी भी नॉकडाउन टेक्निक या फिर लॉस ऑफ फंक्शन से नहीं पता कर सकते हैं, हमेशा गेन ऑफ फंक्शन से पता कर सकते हैं. अगर कोई सेल लाइन्स है उसमें
उसमें हम अगर उस प्रोटीन को डाल दें एंड देन वो एक्सप्रेस करने लगे, वो फंक्शन शो करने लगे, दैट मीन्स वो प्रोटीन हमारा इंटरेक्ट कर रहा है। बट अगर हम उस प्रोटीन को कैंसिल आउट करके, नॉकड आउट करके हम पता करें तो वो टेक्निक बिल्कुल ठीक नहीं है। Then second states that whole mount immunostaining for the ismo and the zuno shows that it presence of the sperms and the egg respects immunostaining हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि इट शोज दैट देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ द स्पर्म एंड एग रिस्पेक्टिवली, नो इंटरेक्शन। कैसे शो करेगा कि इंटरेक्शन हो रहा है यानी उन दोनों में? No statement is wrong. If CFP fused isomoprotein is mixed with the YFP fused zoonoprotein in a test tube, see test tube फ्रेट अकर्स टेस्ट ट्यूब में कर सकते थे, बट ये इन वीवो एक्सपेरिमेंट से ये हमारा इन विट्रो है, तो ये स्टेटमेंट पहले ही हमारा रॉन्ग हो जाता है। देन अब लास्ट स्टेटमेंट पढ़िए, 2 इंडिपेंडेंट किडनी सेल लाइन्स आर डेवलप, 2 सेल लाइन डेवलप की, उसमें हमारा एक इज़ोमोप्रोटीन डेवलप हुआ, एक में एक्सप्रेस किया, एक में जूनो एक्सप्रेस किया, एंड देन दोनों को मिक्स कर दिया, दे टेंड्स टू एग्रीगेट विद ईच अदर। तो दिस शोज़ कि उन दोनों में हमारा इंटरेक्शन हुआ है। 2 सेल लाइन हमेशा गेन ऑफ फंक्शन से हम दिखा सकते हैं कि उन प्रोटीन्स में इंटरेक्शन हो रहा है, यानी लॉस ऑफ फंक्शन से नहीं दिखा सकते या नॉकडाउन टेक्निक से नहीं दिखा सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इट्स फ्रॉम द प्लांट फिजियोलॉजी। आप देखेंगे ऑक्सिन्स एंड जिबरेलिन के बारे में दे रखा है। कॉलम 2 में बताना है कि कौन सा रिसेप्टर है, ट्रांसमेम्ब्रेन या सॉल्युबल रिसेप्टर, एंड कॉलम 3 में हमारा उसका फंक्शन दे रखा है। तो ऑक्सिन एंड जिबरेलिन जैसे कि आप जानते हैं वो रिसेप्टर्स होते हैं, हमारे सॉल्युबल रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे ऑक्सिन है, ऑक्स1 जीन होती है जो हमारी TIR1 जीन से बाइंड करती है, TIR1 जीन से बाइंड करती है, इंटरेक्ट करती है हमारी OXAI से, देन हमारा ARF फैक्टर्स जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं इंट्रैक्शन के बाद। सेम गोज़ फॉर द जिबरेलिन। जिबरेलिन जो होता है वो बाइंड करता है हमारा GID1 जीन से, एंड देन हमारा डिग्रेडेशन होता है डेला जो रिप्रेसर प्रेजेंट होता है। तो दोनों में हमारा डिग्रेडेशन होता है प्रोटीन्स का। तो क्या है, हमारा ऑक्सिन एंड जिबरेलिन जो है वो सॉल्युबल रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, दैट इज दोनों सॉल्युबल रिसेप्टर्स हैं उनके, TIR1 एंड JID1, एंड देन हमारा रिस्पॉन्स मीडिएटेड बाय द प्रोटियोसोम मीडिएटेड प्रोटीन डिग्रेडेशन होता है। एंड देन हमारा साइटोकाइन एंड ब्रासिनॉइड्स है वो हमारे ट्रांसमेम्ब्रेन हैं, एंड दोनों हमारी टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं जिसमें फॉस्फोराइलेशन होता है, रिस्पॉन्स मेड बाय द रिसेप्टर फॉस्फोराइलेशन एंड द डीफॉस्फोराइलेशन। तो ए का हो गया B एंड B सेकेंड, तो ये वाला हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। See, moving on to the next question, which one of the following graph represents the net CO2 fixation of the typical C3 and C4 plants under the increasing CO2 concentration and saturation light? तो जब भी ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं तो पहले हमें ये देखना है कि एक्स एक्सेस पे क्या है, वाई एक्सेस पे क्या है। तो एक्स एक्सेस पे हमारा दे रखा है CO2 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हुए, यहाँ पे दे रखा है हमारा फिक्सेशन का ऑन दी वाई एक्सेस, ठीक है। तो अब हम लोग को C3 एंड C4 प्लांट्स के बारे में बताया गया है। तो हमें इतना डिफरेंस तो जैसे आपको पता होगा कि C3 और C4 प्लांट्स के बारे में क्या होता है। C4 प्लांट्स का जो कंपेंसेशन पॉइंट होता है वो वेरी वेरी लो होता है, तो वो इट्स 0 और नियरली 0 होता है, रिफ्लेक्टिंग दैट उनका ना फोटो रेस्पिरेशन भी बहुत लो लेवल पे हो जाता है। अगर जैसे बहुत हाई टेम्परेचर है, स्टोमेटा अगर क्लोज भी होते हैं तब भी उनका फोटो रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस चलता ही रहता है। C4 प्लांट्स में क्या होता है कि हमारा फोटोसिंथेटिक रेट जो होता है सेचुरेशन का वो बहुत ही कम है, सैचुरेट बहुत जल्दी हो जाता है, अराउंड 5 to 15 ppm हो जाता है, विच रिफ्लेक्ट्स दैट उसकी जो इफेक्टिव CO2 कंसनट्रेटिंग मैकेनिज्म है C4 प्लांट्स में। वेराज फॉर द C3 प्लांट्स उसका ये कंपेंसेशन पॉइंट जो होता है वो बहुत हाई होता है। तो हमें इतनी सी बात देखनी है ग्राफ्स में, जो C4 जो प्लांट्स हैं वो जल्दी ही CO2 को इफेक्टिवली अब्जॉर्व फिक्स कर देगा, राइट, CO2 को। तो हमारा जो ये आप ग्राफ देखेंगे तो हमारा जो हम ग्राफ पढ़ते हैं इसके लिए, तो आप ये देखेंगे तो हमारा ग्राफ क्या होता है C4 प्लांट्स के लिए। CO2 होता है कि हमारा पहले वो इंक्रीज़ होगा एंड देन वो सेचुरेट हो जाएगा, एक पॉइंट पे आते हुए सेचुरेट हो जाता है हमारा। एंड वेयरस फॉर C3 प्लांट CO2 का वो पहले इफेक्टिवली हमारा इंक्रीज़ होगा एंड देन जाके हमारा वो एक टाइम का आएगा, इफेक्टिव हमारा इंक्रीज़ होता है इसमें जाके।
तो इस तरीके से अगर आप ग्राफ में देखेंगे, पहले ग्राफ में जो है हमारा C4 को जल्दी सेचुरेट बताया है, जो कि नहीं है, ये ग्राफ गलत है। इस पॉइंट में हमारा C4 जो है वो लो लेवल पे ही, एंड C3 का यहाँ पे दिखाया कि वो भी हमारा सेचुरेट होके इफेक्टिव कर रहा है, ये भी रॉन्ग है हमारा। इस ग्राफ में देखिए यहाँ पे हमारा ग्रेजुअल बेनिफिट बताया कि वो C3 एब्जॉर्ब करता रहता है, धीरे धीरे फिक्स करता है एंड बहुत हाई लेवल पर जाके फिक्स होता है, वेयर एज C4 जो है वो जल्दी सेचुरेट हो जाता है। तो ये ग्राफ हमारा बिल्कुल ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ये देख के ही आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सो क्वेश्चन से सर्टेन प्लांट स्पीशीज़ जो हैं वो साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स प्रोड्यूस करती हैं टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द पैथोजन, बट वेरिएशन ऑफ प्लांट स्पीशीज़ में हाई लेवल ऑफ साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड होने के बावजूद भी फंगल पैथोजन जो है उन पर अटैक करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये पता करना है वो कैसे। या तो फंगस में देखिए, या तो फंगस में वो कुछ ऐसा है कि वो साइनोजन ग्लाइकोसाइड को डिटॉक्सिफाई कर रहा है, मतलब एक चीज़ कंपोनेंट से दूसरी चीज़ में बना रहा है, या तो वो साइनाइड के रेजिस्टेंट है। ऑप्शंस देखते हैं। बीटा ग्लाइकोसाइडेज एक्टिविटी, कुछ लेना देना नहीं है इसका। फॉर्माइड हाइड्रोलाइज एक्टिविटी, फॉर्माइड हाइड्रोलाइज एक्टिविटी का मतलब क्या है कि वो HCN को, वो कुछ और HCN को हाइड्रोलाइज करके वो अमोनिया में बना रहे हैं, तो अमोनिया वो यूज़ कर रहा है एज अ एनर्जी। तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। साइटोक्रोम 450 एंजाइम का कुछ लेना देना नहीं है अगेन। एंड देन फोर्थ है साइनाइड रेजिस्टेंट, मतलब वो रेजिस्टेंट होगा ऑक्सीडेज एक्टिविटी को अल्टरनेटिवली यूज़ कर रहा है, तभी वो उसमें वो सर्वाइव कर पा रहा है। फंजाई में कुछ भी असर नहीं हो रहा साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड का, क्योंकि वो रेजिस्टेंट है। तो हमारे B and D करेक्ट हो गया। Moving on to next question, the following statements were made with the assumption that concentration of 3-phosphoglycerate is high inside the chloroplast of actively photosynthesizing leaf। तो उसमें क्या है कि एक हमारा साइटोसोल है, एक हमारी लीफ है अंदर, ठीक है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट सेल है। क्लोरोप्लास्ट में हमारा ये बताया गया कि इसमें ना 3-phosphoglycerate जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है। एंड तो क्वेश्चन क्या कहते हैं इसमें, ये क्लोरोप्लास्ट है हमारा, ये साइटोसोल है, ठीक है। देयर विल बी हाई कंसनट्रेशन ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट इन द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में है ही 3-phosphoglycerate की कॉन्सेंट्रेशन हाई, तो ट्रायोस फॉस्फेट तो हाई हो गई। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। द एक्टिविटी ऑफ द ADP ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज विल बी इनहिबिटेड, ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। Then third says the carbon flow will be diverted from sucrose to starch, sucrose to starch क्यों? जैसे देखिए क्या होगा, हमारा अंदर क्लोरोप्लास्ट में है, तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, 3-phosphoglycerate हमारा हाई है, तो हमारा स्टार्च सिंथेसाइज होगा, ठीक है। और अगर साइटोसोल में होता हमारा 3-phosphate, तो हमारे यहाँ पे सुक्रोज सिंथेसाइज होता। तो हमारे ये अंदर है क्लोरोप्लास्ट में, तो हमारा स्टार्च की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। अगर साइटोसोल में होता तो सुक्रोज होता। And D statement says starch synthesis will be inhibited and the carbon flow will move towards sucrose synthesis. No, हमारा अगर क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारा 3-phosphoglycerate हाई है तो वो स्टार्च बनाएगा एंड सुक्रोज बनाएगा अगर वो साइटोसोल में प्रेजेंट होता। एंड दूसरी बात यहाँ पे जो दे रखी कि ATP ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज विल बी इनहिबिटेड होगा, वो गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि अगर वो साइटोसोल में होता तो इनहिबिट होता, अभी वो क्लोरोप्लास्ट में, तो वह इनहिबिट नहीं होगा। तो इसकी वजह से हमारा स्टेटमेंट जो है A and C ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट वॉज क्रॉस्ड विद अ ससेप्टेबल प्लांट। तो डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट है, R को हमने क्रॉस किया ससेप्टेबल प्लांट के संग, ठीक है। तो रिजल्टेंट F1 प्लांट्स फॉर डिजीज रेजिस्टेंट, तो F1 जनरेशन जो आई थी हमारी डिजीज रेजिस्टेंट हो गई, इसका मतलब ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है। द F1 प्लांट वॉज सेल्फ विद द F2, देन R वॉज सेल्फ विद द F2, ठीक है। एंड इंडिविजुअल वर एनालाइज फॉर द क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव, क्वालिटी एंड क्वान्टिटी, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है एंड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर हाइपोथेसाइज। तो हमें जैसे ये पता है, आपने ज़रूर पढ़ा होता, क्वालिटेटिव जो होते हैं, क्वालिटेटिव मेंडेलियन रूल्स को फॉलो करते हैं, प्लस मोनोजेनिक होते हैं। मोनोजेनिक और पॉलीजेनिक क्या होते हैं, क्वालिटेटिव तो होते हैं मोनोजेनिक होते हैं, एंड क्वांटिटेटिव जो होते हैं वो पॉलीजेनिक होते हैं।
सो मोनोजेनिक क्या होता है? मोनोजेनिक होते हैं ये टाइप ऑफ इनहेरिटेंस होता है वेयर ना ट्रेट जो डिटरमाइंड होता है वो एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल जीन या सिंगल एलील की वजह से होता है, दैट इज़ क्वालिटेटिव। एंड क्वांटिटेटिव होते हैं वो पॉलीजेनिक होते हैं, वो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है जब हमारा कोई भी ट्रेट है वो डिटरमाइन हो रहा है मोर देन वन जीन से या मोर देन वन एलील से। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। क्वालिटेटिव रेजिस्टेंस फॉलो मेंडेलियन रेशियो, बिल्कुल सही है, जैसा कि आपको बताया कि क्वालिटेटिव जो होते हैं वो मोनोजेनिक होते हैं, वो मेंडेलियन रेशियो को फॉलो करता है। इन द F2 इंडिविजुअल डेमोन्स्ट्रेटिंग क्वालिटेटिव रेजिस्टेंस इज डोमिनेंट, हमने देख लिया रेजिस्टेंस F1 जनरेशन में ही पता चल गया कि रेजिस्टेंस जो है वो डोमिनेंट है। क्वांटिटेटिव रेजिस्टेंस इज ऑलवेज मोनोजेनिक, क्वांटिटेटिव हमारा मोनोजेनिक नहीं होता, वो पॉलीजेनिक होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्वालिटेटिव रेजिस्टेंस कैन बी पॉलीजेनिक, वो जो कि हमारा ठीक है। सो इसकी वजह से हमारा A, B एंड D आंसर जो है वो सही है। So of more in the red region of the visible spectrum than in the far red। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जो ऊपर के हायर प्लांट्स होंगे, सो हायर प्लांट्स में पहले विजिबल लाइट में से रेड लाइट इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी, एंड जो फार रेड है वो बाकी के जो प्लांट्स हैं उनके लिए, जो नीचे की साइड होते हैं, जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनके लिए जो स्पेक्ट्रम में से बचेगा दैट विल बी फार रेड। ठीक है, second statement says the photoreceptor of the plants occur in the two interconvertible forms PR and PFR, that is far red, where red light converts PR to the PFR। तो इसमें जो हमारा रेड लाइट यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारी जो फोटो रिसेप्टर फार रेड की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो यहाँ पे हाई होगी एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे हमारी फोटो रिसेप्टर रेड की कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी, क्योंकि वो इंटर कन्वर्टेबल है। फोटो रिसेप्टर रेड जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा फोटो रिसेप्टर फार रेड में, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन उसकी हाई होगी। Growing a sun plant under the canopy should increase the stem elongation, causes increased stem elongation। Which one of the following combination of the statement is correct for the plants growing under the canopy as compared to those growing above the canopy? तो हमें इन प्लांट्स का निकालना है जो हमारे ग्राउंड लेवल के पास वाले प्लांट्स हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज रेड फार रेड रेशियो इज़ लोअर। सो यहाँ पे हमारी रेड लाइट जो थी वो कम आ रही थी, रेड वर्सेस फार रेड जो हमारा है इज़ लोअर यहाँ पे, एंड यहाँ पे PR की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज है ही वैसे भी, एंड PFR इज़ लोअर। सो PFR इनहिबिट्स दी स्टेम इलॉन्गेशन। तो हमारा पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, क्यों हम यहाँ के प्लांट पे हमारा फार रेड जो लाइट थी वो हमारी ज़्यादा थी, फार रेड होने की वजह से हमारा फोटो रिसेप्टर रेड लाइट का हमारा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज है। तो ये वाला जो हमारा है वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन हायर है रेशियो की, एंड इस वाले रेशियो की हमारी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लोअर है। सो PFR जो होगा हमने बताया कि इनहिबिट द स्टेम इलॉन्गेशन।